प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 14 के बचे हुए 3 अंक के क्वेश्चंस को। हम प्रश्न बैंक को सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारा लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के अंतर्गत हमको कुछ प्रश्नों को देखना है। जैसे एक प्रश्न है, प्रोटीन का वर्गीकरण करते हुए इसके जैविक महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी कि हमको प्रोटीन का वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है और वर्गीकरण करने के साथ साथ उसका जीवों के लिए क्या महत्व है, जैविक महत्व, इस पर भी प्रकाश डालना है, यानी इसको भी समझाना है। अब ये 3 अंक का प्रश्न है, तो 3 अंक के प्रश्न के लिए हम उसी के हिसाब से इसका आंसर देंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमको प्रोटीन का वर्गीकरण करना है। प्रोटीन का वर्गीकरण अलग अलग तरह से किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है जल अपघटन के बाद प्राप्त उत्पादों के आधार पर। मतलब जब हम प्रोटीन का जल अपघटन करते हैं और जल अपघटन के बाद जो उत्पाद मिलता है, उस उत्पाद के आधार पर प्रोटीनों का वर्गीकरण हम यहाँ देख रहे हैं। हालांकि इसके अलावा आणविक संरचना के आधार पर भी प्रोटीन का वर्गीकरण होता है और कार्यों के आधार पर भी प्रोटीन का वर्गीकरण होता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में ये नहीं पूछा है कि किसके आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण करना है, तो हमने प्रोटीन का वर्गीकरण यहाँ लिया है जल अपघटन के बाद। मतलब जब प्रोटीन का जल अपघटन होता है और जल अपघटन होने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, उस आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण हमने लिया है। तो इस तरह से जल अपघटन के बाद प्राप्त उत्पादों के आधार पर प्रोटीन जो है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक है सरल प्रोटीन, एक है संयुग्मी प्रोटीन और एक है व्युत्पन्न प्रोटीन। अब बात आती है सरल प्रोटीन क्या है। सरल प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है, इनका जब जल अपघटन करते हैं तो केवल और केवल अल्फा एमिनो अम्ल मिलता है। यानी सरल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन हैं जिनका जल अपघटन जब करते हैं तो केवल क्या मिलता है? अल्फा एमिनो अम्ल। अब अल्फा एमिनो अम्ल मतलब क्या? तो अल्फा एमिनो अम्ल मतलब एक ही कार्बन के साथ COOH और NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। तो अब कार्बन 4 बंध बनाता है, तो यहाँ लगेंगे 2 हाइड्रोजन। तो ये इसके पास का कार्बन है अल्फा और अल्फा स्थान पे एमिनो है और ये अम्ल समूह है। तो इस तरह से ये अल्फा एमिनो अम्ल का फार्मूला है। मतलब आप ये समझिए कि अल्फा एमिनो अम्ल में एक ही कार्बन पर COOH और NH2 दोनों ग्रुप जुड़े होते हैं। तो ये सरल प्रोटीन होता है। उसके बाद आता है संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन जो है, इसका जब जल अपघटन करते हैं तो जल अपघटन करने के बाद अल्फा एमिनो अम्ल तो मिलता है, लेकिन अल्फा एमिनो अम्ल के साथ साथ बिना प्रोटीन का भाग। अब बिना प्रोटीन का भाग मतलब अल्फा एमिनो अम्ल ये प्रोटीन का भाग है, क्योंकि अल्फा एमिनो अम्ल, जब 2 अल्फा एमिनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो पेप्टाइड बंध बनता है, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन। बात को समझना, अल्फा एमिनो अम्लों से पेप्टाइड बनता है, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन। मतलब प्रोटीन को अगर हम बहुलक माने तो अल्फा एमिनो अम्ल उसका एकलक है। तो प्रोटीन का जब जल अपघटन करेंगे तो प्रोटीन का जो भाग है वो एमिनो अम्ल है, क्योंकि एमिनो अम्ल से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन संयुग्मी प्रोटीन जो होते हैं, उन प्रोटीनों में अल्फा एमिनो अम्ल के साथ साथ बिना प्रोटीन का भाग, प्रोटीन का भाग बोला तो अल्फा एमिनो अम्ल, लेकिन इसके अलावा बिना प्रोटीन का भाग भी देता है। और जो बिना प्रोटीन का भाग जो हमको मिलता है, उस प्रोटीन विहीन, मतलब बिना प्रोटीन के भाग को, प्रोटीन विहीन भाग को प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। अब ये प्रोस्थेटिक समूह कौन कौन से होते हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, उनके व्युत्पन्न हो सकते हैं, फास्फोरिक अम्ल हो सकते हैं, न्यूक्लिक अम्ल हो सकते हैं, पायरोल व्युत्पन्न हो सकते हैं। ये प्रोस्थेटिक समूह इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है संयुग्मी प्रोटीन को। तीसरा आता है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन अम्ल, क्षार एवं एंजाइम द्वारा आंशिक जल अपघटन के निम्नीकरण
उत्पाद है। इसका मतलब ये है कि जब प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन होता है अम्ल, क्षार एवं एंजाइम के द्वारा या तीनों में से किसी एक के द्वारा, या तो अम्ल के द्वारा या तो क्षार के द्वारा या एंजाइम के द्वारा, तो जब प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन इनके द्वारा होता है और तब जो निम्नीकरण उत्पाद देते हैं, ऐसे प्रोटीन को हम कहते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। तो इस तरह से प्रोटीन का वर्गीकरण जल अपघटन के बाद जो उत्पाद मिलते हैं उसके आधार पर 3 तरह से किया है। एक सरल प्रोटीन, एक संयुग्मी प्रोटीन और एक होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। अब इसके साथ ही साथ प्रश्न में पूछा था इसके जैविक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो जैविक महत्व का मतलब जीवों के लिए इसका महत्व क्या है उसको देखना है। तो देखिए, प्रोटीन का जो जैविक महत्व है, मतलब जीवों के लिए इसका जो महत्व है किस तरह से है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियोस से हुई और जिसका अर्थ होता है अति आवश्यक। मतलब प्रोटीन जो है ये जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब प्रोटीन एक तरह से कहना चाहिए जीवन का आधार है। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की आधारभूत संरचना की स्थापना एवं एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करना है। प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो क्या है जीवों के लिए? शरीर की आधारभूत संरचना की स्थापना, मतलब हमारा जो शरीर है उसकी आधारभूत संरचना की स्थापना एवं एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करना है। आवश्यकता अनुसार इससे ऊर्जा भी मिलती है, यही प्रोटीन का जैविक महत्व है। तो इस तरह से इन शॉर्ट में हम प्रोटीन का जैविक महत्व दे सकते हैं कि प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो शरीर की आधारभूत संरचना की स्थापना करना है, साथ में एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करना है और आवश्यकता अनुसार अगर शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो ऊर्जा भी प्रदान करना है। तो इस तरह से इन शॉर्ट में हम प्रोटीन के जैविक महत्व को बता सकते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है? प्रोटीन का विकृतीकरण का मतलब होता है जिस रूप में प्रोटीन हो उसका वो रूप बदल जाना, उसको कहते हैं विकृतीकरण। तो प्रोटीन का विकृतीकरण होता है तब क्या होता है, देखिए इसको अगर आप एक उदाहरण से समझें। जैसे अगर हम अंडे का उदाहरण लेते हैं, जब अंडे को हम उबलते हुए पानी में कुछ समय के लिए रखते हैं, हम अंडे को जब उबलते हुए पानी में कुछ समय के लिए रखते हैं तब अंडे की जो प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन, तो अंडे की जो प्रोटीन है इसको इमेजिन करना कि जब हम अंडे को उबलते हुए पानी में कुछ समय के लिए रखेंगे तो रखने के बाद जो अंडे की प्रोटीन है वो अंडे की प्रोटीन रबर के समान अविलेय ठोस में जम जाती है, या अंडे का जो एल्ब्यूमिन है वो रबर के समान ठोस में जम जाता है, अविलेय ठोस के रूप में जम जाता है। कब? जब अंडे को उबलते हुए पानी में कुछ समय के लिए रखते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि उसका जो नेचर है वो बदल जाता है। उबालने के पहले जो नेचर था और बाद का जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। इसी को कहते हैं विकृतीकरण, मतलब मूल रूप उसका नष्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है या अम्ल, क्षार, लवण के साथ अभिकृत किया जाता है, मतलब क्रिया की जाती है किसकी? प्रोटीन की। तो जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है अथवा अम्ल, क्षार, लवण के साथ अभिकृत किया जाता है यानी क्रिया की जाती है, तब इनकी मतलब प्रोटीन की इनकी जैव क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है और ये अविलेय होकर स्कंदित हो जाते हैं। स्कंदित हो जाना मतलब एक प्रकार से अवक्षेपित हो जाना, या एक तरह से देखा जाए तो विलयन में अगर कण है तो विलयन के कण जिस तरह से नीचे बैठते हैं तो उसको कहते हैं स्कंदित, वैसे ही ये भी एक तरह से अवक्षेपित या स्कंदित हो जाते हैं। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन का विकृतीकरण है। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं
जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है अथवा अम्लक क्षार लवण के साथ विकृत किया जाता है तब इनकी जैव क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है और ये अविलेय होकर स्कंदित हो जाते हैं। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं और उसमें उदाहरण हम देंगे अंडे का। ठीक, अब हमारा इस प्रश्न बैंक का लास्ट क्वेश्चन बचा है डीएनए और आरएनए में अंतर। इसके पहले हम न्यूक्लिक अम्ल में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो 3 अंक के लायक हमको इस प्रश्न को पढ़ना है तो हम इसमें 3 अंतर देख लेते हैं। तो इसका डीएनए और आरएनए का पहला अंतर है, इसका पूरा नाम हम लिख देंगे। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है, जबकि आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी एसिड है। तो इसका पूरा नाम जो है डीऑक्सी राइबोज है, मतलब इसमें जो शर्करा होगी, जो शुगर होगी, वो डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है और इसमें पाई जाती है राइबोज शर्करा या राइबोज शुगर पाई जाती है। फिर तीसरा अंतर हमने लिखा है बेस के आधार पर, क्षारक के आधार पर। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थाइमिन 4 बेस होते हैं और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, बाकी 3 बेस इसमें भी वही होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो इस तरह से डीएनए और आरएनए में हम 3 अंतर दे सकते हैं 3 नंबर लायक प्रश्न के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है उन बच्चों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।